कमोडिटी मार्केट के लिए 2014 बेहद खास साल रहा है। कारोबार के लिहाज से तो नहीं, लेकिन रिफॉर्म्स के लिहाज से ये साल खास तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि बात चाहे छोटे कारोबारियों की हित की हो या हेजर्स की भूमिका बढ़ाने की। वायदा बाजार आयोग अपनी पहल की बदौलत पूरे साल सुर्खियों में रहा है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के मामले में एक्सचेंजेस को जहां ज्यादा अधिकार दिए गए, वहीं एनएसईएल संकट के बाद वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में पहली बार ऐसे बड़े कदम उठाए गए। तो क्या दूर हो गई है कमोडिटी मार्केट की सभी तकलीफें, या फिर अभी भी हैं चुनौतियां? ऐसे में कैसा रहेगा अगला साल, क्या होगा नए साल का एजेंडा, जानने के लिए हम लेकर आए हैं खास पेशकश कमोडिटी मार्केट्स के लिए एक्शन 2015। एक्शन 2015 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत भाई और हमारे साथ हमारे तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एनसीडीएक्स के बिजनेस डेवलपमेंट हेड सुरेश देवनानी, बिजनेस लाइन के कमोडिटी एडिटर जी चंद्रशेखरन और एंजल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन माथुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही जेंटलमैन स्वागत है। सबसे पहले नवीन, आपसे एक राय लेना चाहूंगा। ये बताइए कि इस पूरे साल को अगर आप देखें तो कारोबार के लिहाज से ये साल देखा जाए तो रिफॉर्म्स के लिए ही याद किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि हमने देखा पोजीशन लिमिट हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस में एक्सचेंजेस को ज्यादा अधिकार देने की बात हो, इस साल भर इसी तरह के कदम उठाए गए हैं। हिम्मत, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने स्पेशल प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और हमें अपना व्यू देने के लिए बुलाया। डेफिनेटली ये साल कारोबार के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं रहा। द वॉल्यूम्स हैव dwindled because of lot many issues, lack of volatility, and in the domestic market we did saw the NSCL problem erupting in last year, particularly in 2003, और उसका इफेक्ट जो है हमने इस साल में भी देखा। एट द सेम टाइम वॉलेटिलिटी भी कम थी मार्केट्स में, उसका भी इफेक्ट हमने मार्केट वॉल्यूम्स पे देखा। इक्विटी मार्केट्स और अदर जो रिस्क एसेट्स हैं उन्होंने भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखी, क्योंकि सारी इकोनॉमीज इंप्रूव हो रही हैं। तो इंडियन मार्केट्स एंड इंटरनेशनल मार्केट्स एंड कमोडिटीज बोथ हैव नॉट शेप्ड अप लार्जली ऑन द वॉल्यूम साइड। बात करें रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन यस हैज बीन वेरी स्ट्रांग. Couple of very great measures have been taken by the regulator and the exchanges, and I think these are step forward in moving into a direction to make this particular market as an industry, the commodity derivative market as an industry. कुछ जो regulations हैं with respect to the constitution of the board of the exchanges, like the fit and proper criteria of corporate governance. At the same time, warehousing का जैसे आपने regulation की बात करी, open position limits की बात करें, contract specifications की बात करें, तो number of measures have been taken by the FMC in consultation with the exchanges and at the same time with a draft consultation or consultation with the public too. The regulations have come up very greatly in this particular year. ये दर्शाते ये हैं हेमंत के हम एक strong footing पे जा रहे हैं commodity markets की तरफ। जो हमने कुछ सालों पहले सुना कि ये मार्केट में ये कमी है, वो कमी है, तो मुझे लगता है कि लास्ट 1-1.5 साल में जितने भी FMC ने रेगुलेशन उठाए हैं या जो चेंजेस कर रहे हैं, वो एक तरफ से बेटर भी है रेगुलेशन के हिसाब से, वो स्ट्रांग बनाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल कंप्लायंस एंड लीगल सिस्टम्स को, एंड एट द सेम टाइम इफ यू सी दे आर आल्सो फ्रेंडली टू द बिजनेस एनवायरमेंट। एक रेगुलेशन जैसे बात करें तो क्वार्टरली सेटलमेंट का था हेमंत, जो कि ये था कि हर एक क्वार्टरली सेटलमेंट आपको क्लाइंट से करना है जिनका पैसा आपके पास क्रेडिट में पड़ा है। वो बढ़ाकर उसकी जो लिमिट थी वो 10,000 थी, आप 10,000 तक रख सकते हैं, उसके ऊपर जितना भी है वो आपको एक देना था पैसा क्लाइंट को अगर क्रेडिट है, तो लिमिट जो थी वो 50,000 बढ़ाई गई। एट द सेम टाइम वो 3 मंथ्स की जगह 6 मंथ्स करा गया। तो ओवरऑल जो सिनेरियो रहा मार्केट्स का रेगुलेशन के हिसाब से, वो मैं समझता हूं कि बहुत बेटर रहा 2014। और जैसा आप कह रहे हैं, दिस वुड बी वन ऑफ द ग्रेट ईयर्स वेयर द स्ट्रांग फुटिंग ऑफ द कमोडिटी मार्केट्स विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस, रेगुलेशन एंड लीगल एस्पेक्ट्स वुड बी नोन फॉर। बिल्कुल नवीन जी, चलिए सुरेश जी को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन पर सुरेश जी, एफएमसी और एक्सचेंजेस का हमेशा से जोर रहा है, लेकिन टर्नओवर में ये ट्रांसलेट होता हुआ नहीं नजर आ रहा। क्या दिक्कत है? टर्नओवर क्यों नहीं बढ़ रहा है बाजार का? अभी हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि
पार्टिसिपेशन इतना हो नहीं रहा है, वॉल्यूम इतना बढ़ नहीं रहा है। हेमंत जी, आपने शुरुआत सही की थी कि ये साल की शुरुआत हुई थी NSCL एपिसोड से। बहुत जरूरी था कि मार्केट का कॉन्फिडेंस पहले बढ़ाया जाए, मार्केट का कॉन्फिडेंस रीस्टोर किया जाए। उसके बाद में दूसरे जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि वधघट होती है, वोलेटिलिटी होती है जी, प्राइस का मूवमेंट होता है, वो चीजें डिटरमिन करती हैं कि वॉल्यूम कितना होता है। तो ये साल जो था वो साल था जहां पे रेगुलेटर, एक्सचेंजेस, हम लोगों का प्राइम मोटिव यही था कि पहले कॉन्फिडेंस वापस लाया जाए मार्केट का, और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। वोलेटिलिटी काफी कम रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम में जितना होना चाहिए था इजाफा वो नहीं हुआ है। पर इसमें कुछ स्पेसिफिक जो एफर्ट्स गए हैं वो मैं दर्शाना चाहूंगा कि जरूरी था कि ये रिटेल नया पार्टिसिपेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम कोशिश करें। तो हम लोगों ने एज एन एक्सचेंज मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च किया। मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में खूबियां ये हैं कि कोई डिलीवरी का थ्रेट नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ के चलता है। तो एक रिटेल सेगमेंट के लिए जो एकदम आइडियल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो हम लोगों ने लॉन्च किया। गोल्ड एंड सिल्वर में काफी सालों से कोई इनोवेशन नहीं देखा गया था, तो हम लोगों ने गोल्ड हेज और सिल्वर हेज कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए जो एकदम ही इंटरनेशनली अलाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसमें भी एक डिलीवरी का थ्रेट नहीं है, विच आर सेटल्ड एट द इंटरनेशनल रेट्स, विच इज द प्राइस डिस्कवरी मार्केट एक्चुअली। तो वो भी लोगों को काफी पसंद आया है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स ये थे एक्सचेंज की तरफ से, न्यू इनोवेशंस विच हैव बीन ब्रॉट अबाउट। बाकी जो काम किया गया है, वी आर श्योर इफ इट हैज नॉट शोन रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, वो आने वाले साल में डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे और वॉल्यूम काफी अच्छा होगा। तो 2014 के उठाए गए कदम 2015 में फलदायी होंगे, ये मानकर चलना चाहिए। बिल्कुल, हम ये मान रहे हैं कि कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाती है, और आज नहीं दिखाई दिया तो पक्का आगे चल के दिखाई देगा। चंद्रशेखर जी, आपने अपना पूरा जीवन देखा जाए तो उसमें से काफी बड़ा हिस्सा कमोडिटी मार्केट को दिया है। ये बताइए, आप खासतौर पर एग्री कमोडिटीज मार्केट पर भी पैनी नजर रखते हैं, आने वाला वक्त क्या एग्री कमोडिटी मार्केट के नाम रह सकता है? हाँ, जरूर रहना चाहिए, मगर उसके लिए हमारा जो पॉलिसी एनवायरनमेंट जो कहा जाता है वो सही होना चाहिए। वी नीड ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज। मगर सबसे पहले हमें वी नीड टू रिकॉग्नाइज एक चीज वो है कि जो फ्यूचर्स मार्केट है, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रिलेशनशिप विद द फिजिकल मार्केट। और जब तक हमारा फिजिकल मार्केट में सुधार नहीं आता है, जब तक फिजिकल मार्केट में रिफॉर्म्स नहीं हम करते हैं, फिजिकल मार्केट को हम और भी ओपन अप करके प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो उतना फ्यूचर्स मार्केट का भी जो अपॉर्चुनिटी है बढ़ने का कम हो जाएगा। फिर मैं समझता हूं पहला पॉलिसी मेकर्स का कोशिश होना चाहिए टू रिफॉर्म एंड एक्सपैंड द फिजिकल मार्केट, इसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। ये शायद 2014 में नहीं हुआ, मैं जितना सोच रहा था उतना नहीं हुआ। मगर 2015 में जो फ्यूचर्स मार्केट में रिफॉर्म्स हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन हो, पोजीशन लिमिट हो, या कमोडिटी एक्सचेंजेस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉम्पोजिशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो भी है, उस रिफॉर्म का फायदा 2015 में कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट को मिलेगा। मगर फ्यूचर्स मार्केट का फायदे के लिए दोबारा मैं कहना चाहता हूं कि फिजिकल मार्केट के ऊपर भी हमें खास करके पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना चाहिए। जितने भी उसमें डिस्टॉर्शंस है, उस डिस्टॉर्शंस को निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, तो काफी सारे डिस्टॉर्शंस हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उनको निकालने की जरूरत है। और 2014 में काफी सारे रिफॉर्म्स तो हो चुके हैं, लेकिन 2015 में कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो होना बाकी है, इन सब पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं एक्शन 2015। जी हां, कमोडिटी बाजार के लिए 2015 साल कैसा रह सकता है, और हमारे तीन खास मेहमान नवीन माथुर जी, जी चंद्रशेखर जी और सुरेश जी बने हुए हैं हमारे साथ इस खास चर्चा में। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहूंगा, रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट इंटीग्रिटी की बात उठती है। इस दिशा में अब तक जो कदम उठाए गए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं, और क्या आपको लगता है कुछ और इम्पोर्टेंट कदम उठाने की जरूरत है? हाँ, अब तक जितने कदम उठाए गए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। ऑल दैट विल शो रिजल्ट्स इन 2015। मगर इसके अलावा और 2 या 3 मेजर रिफॉर्म्स के बारे में मैंने खुद, पार्डन में इमॉडेस्टी, मैं कहना चाहता हूं, मैंने खुद सिफारिश दिया है फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन को पिछले 2 साल में। उसका भी शायद अमल करेंगे। उसके अंदर एक है कि
एक प्रपोजल है कि बैंक्स शुड बी अलाउड टू ट्रेड कमोडिटी फ्यूचर्स। मैं सहमत नहीं हूं। बैंक्स हैव नो डोमेन एक्सपर्टीज, देयरफॉर उनको बैंक शुड नॉट बी अलाउड। मगर जो भी कंपनी या बोरोवर है बैंक से कर्जा लेता है उसको कमोडिटी के ऊपर एक्सपोजर होगा तो बैंक शुड impose a condition कि that person, the borrower, should hedge his risk in a commodity futures exchange. But ये मैं समझता हूँ रिजर्व बैंक से कोई डायरेक्शन या आदेश आना चाहिए टू मेक दिस मैंडेटरी। जो बोरोवर कमोडिटी के ऊपर एक्सपोजर होगा तो ही मस्ट हेज। दिस इज नंबर वन। दूसरा मेरा सिफारिश था एफएमसी को और शायद ये भी दिस विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। ऑल लिस्टेड कंपनीज अपना एनुअल रिपोर्ट में हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन कि उनका कमोडिटी मार्केट में कुछ एक्सपोजर है तो उनका हेज पोजीशन कितना था और अनहेज पोजीशन कितना था। बिल्कुल, दिस विल मेक फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स को पता लगना चाहिए कि रिस्क क्या है, कमोडिटी प्राइसेस कितना झेल रहा है जो भी कंपनी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज द सेकंड वन, इज अ डिक्लेरेशन। एंड द थर्ड वन मैं समझता हूं कि जैसे सीएफटीसी का जो वीकली रिपोर्ट है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पोजीशंस, यानी हेजर्स और स्पेकुलेटर्स को अलग करके उनका जो भी उनका ट्रेड है उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। इसका भी मैं बहुत 10 साल से मैं रेगुलेटर को बोलते आ रहा हूं कि वी नीड सीएफटीसी जैसे जो यूएस रेगुलेटर है वैसे हमारा भी हेजिंग पोजीशन और स्पेकुलेटर्स पोजीशन को अलग करके वी नीड टू हैव पब्लिक इंफॉर्मेशन। हो ये पता नहीं होगा कि नहीं, मगर मैं समझता हूं होना चाहिए। दिस विल मेक फॉर मच बेटर मार्केट इंटेग्रिटी और much better market integration also between physical and futures, and it will make for a lot of transparency. सुरेश जी, आपसे जानना चाहता हूं, हमने देखा था कि इस पूरे साल एनएससीएल का संकट अच्छा आया रहा। एनएससीएल के संकट के बाद सरकार कॉमन क्लियरिंग सिस्टम बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। कितना जरूरी है ये कॉमन क्लियरिंग सिस्टम, क्योंकि इसको लेकर काफी शिकायतें भी आती रही हैं। सुरेश जी से जरूर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो एनएससीएल का एपिसोड था वो एक स्पॉट मार्केट में था जो कि अभी तक पूरी तरह से रेगुलेटेड था या नहीं था, उसके ऊपर सवाल। फ्यूचर्स का अगर मार्केट देखा जाए तो लास्ट 10 सालों में बहुत अच्छी तरह चला है, एफिशिएंटली चला है, कोई बहुत बड़े डिफॉल्ट्स नहीं देखे गए हैं। तो इंडिपेंडेंट जो क्लियरिंग हाउसेस थे एक्सचेंजेस के, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। द थिंग्स हैव बीन हैपनिंग वेरी स्मूथली, एफिशिएंटली। बाकी वी आर ऑल फॉर वेरी साउंड सिस्टम। अगर एफएमसी हम लोग की बातें चल रही हैं कॉमन क्लियरिंग के ऊपर, अगर ऐसा उससे कोई इंप्रूवमेंट आएगा तो वी आर डेफिनेटली फॉर ऑल द चेंजेस दैट आर बीइंग रिकमेंडेड बाय द रेगुलेटर। नवीन जी, एक मार्केट पार्टिसिपेंट के तौर पर आपका क्या मानना है? इस साल के लिए जो रिफॉर्म्स उठाए गए हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिहाज से वो सेटिस्फाइंग रहे हैं और कुछ और नए कदम उठाने की जरूरत है सरकार को जो उनको उठाने चाहिए? हेमंत, मार्केट पार्टिसिपेंट की तरफ से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा जो वट एवर मेजर्स द एक्सचेंजेस एंड द रेगुलेटर द एफएमसी हैव टेकन, दे आर इन लाइन विद मेकिंग द मार्केट मच मोर बेटर, मच मोर ट्रांसपेरेंट। अगर बात करें तो अगर आप देखें तो एक मॉनिटरिंग ऑफ मार्जिन्स पे कलेक्शन एंड शॉर्ट जो मार्जिन कलेक्शन था उस पे एक सर्कुलर आया था और जो अभी इंप्लीमेंट हुआ है मार्केट्स में, दैट्स अ वेरी गुड मेजर। क्लाइंट ऑल्सो नोज दैट what transparent structure he is trading with. We also have to maintain and manage the risk. The exchanges also have to do that. I think the client level margin reporting is one of the very, very good welcome steps for mitigating risk. आपने कहा कि इंटरमीडिएरी की तरफ से, yes, markets are dynamic, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होंगे वैसे वैसे हमें नए नए मेजर्स लेने पड़ेंगे। चंद्रशेखर जी ने जो 3 पॉइंट्स उठाए उनमें से एक पॉइंट डेफिनेटली मैं भी सहमत हूं उनसे, और मतलब कि पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के, क्योंकि अगर आप देखें तो आज के मार्केट में द कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन फॉर हेजिंग इज प्रीटी मिनिमल, मींस 5 से 10% ही कॉर्पोरेट्स हैं जो एक्चुअल हेजिंग करते हैं ऑन द एक्सचेंजेस। अगर वो स्ट्रक्चर
थोड़ा सा अच्छा करा जा सके, जैसे KYC नॉर्म्स फॉर द कॉर्पोरेट्स कैन बी स्लाइटली लीनिएंट। जैसा चंद्रशेखर जी ने कहा कि अगर वो लोग अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि फिजिकल मार्केट एक्सपोजर है उनका, तो डेफिनेटली दे शुड बी आस्क्ड बाय द बैंकर्स बिफोर गिविंग एनी फंड और नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स फॉर दीज कॉर्पोरेट्स दैट दे मस्ट हेज, एंड उसकी वजह से उन्हें हो सके तो अगर सब्सिडी भी दी जाए इंटरेस्ट रेट्स में तो वो भी बेटर रहेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो कॉर्पोरेट पे मुझे लगता है अब की बार इस साल में हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए। एंड राइटली सेड द FMC इज taking along with the exchanges all the directions which will make this particular exchanges and the entire platform conducive for the corporates and also for the retail participants. Common Clearing Corporation की बात करें तो वो बहुत अच्छा एक सजेशन है Common Clearing Corporation होना, जो कि एक रिस्क मिटिगेशन एफर्ट है अवे फ्रॉम द एक्सचेंजेस। So ओवरऑल लगता है FCRA की हम बात करते हैं हेमंत, हम 10 साल से बात कर रहे हैं, FCRA आएगा तो सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे। लगता ये भी है कि कुछ नए प्रोडक्ट्स आ पाएंगे with the amendment of FCRA. So 2015 I think we will see great in terms of what footing we have created on a strong regulation and compliance issues in 2014. बिल्कुल आपने FCRA की बात करी, काफी इंपॉर्टेंट बिल है और इन्हीं सब मुद्दों पर अगले ब्रेक के बाद उस तरफ बात करेंगे। जी हाँ, 2015 के लिए अपने एक्सपर्ट्स की विश लिस्ट जानेंगे। ब्रेक के उस पर आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है एक बार फिर आपका CNBC आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं एक्शन 2015 की, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो 2015 में हो जिससे कमोडिटी बाजार को मदद मिले। ब्रेक से पहले नवीन जी बात कर रहे थे FCR अमेंडमेंट बिल की। चंद्रशेखर जी, मेरा आपसे सवाल यही है, ये तो एक अमेंडमेंट बिल है ही जिस पर सबकी नजर रहने वाली है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी अहम चीजें हैं जो आप चाहेंगे 2015 में जरूर होनी चाहिए? 2015 में जरूर जो फिजिकल मार्केट में पॉलिसी मेकर्स का ध्यान है और ज्यादा होना चाहिए, लॉट मोर फोकस्ड। जितने भी मार्केट में डिस्टॉर्शंस है, प्रोक्योरमेंट हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो या वेयरहाउसिंग की कमी हो, इसके ऊपर ध्यान दे करके इसमें जितना इन्वेस्टमेंट करना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। तो जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ सकता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल जो है उसके साथ साथ हमें फिजिकल मार्केट के ऊपर भी ध्यान दे करके जितने भी डिस्टॉर्शंस है उसे निकालना पड़ेगा। मैं समझता हूं दिस इज टू मूव इन टैंडम। सिर्फ FCRA का अमेंडमेंट बिल पास होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट हैज टू मूव इन टैंडम। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, सब लोग समझते हैं कि जैसे FCRA अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा तो द मार्केट विल बी ओपनड अप, ऑप्शन ट्रेडिंग खुल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को खास करके खास निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग वाज बैंड बाय द पार्लियामेंट इन 1966 और 67। तो अभी पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल पास होगा तो द गवर्नमेंट विल हैव द अथॉरिटी टू रीलॉन्च ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो एक खास एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग अभी उसमें होगा टू रीलॉन्च ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए मार्केट को तैयारी करना पड़ेगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को तैयार होना पड़ेगा और मार्केट की तैयारी जो है वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। बिल्कुल, उस दिशा में एक कदम होगा ये। सुरेश जी, 2015 के लिए आप क्या देखना चाहेंगे, क्या क्या होना चाहिए रिफॉर्म के लिहाज से? 2015 में 2014 में जो इतने सारे किए गए हैं, हम लोगों ने फॉरवर्ड्स लॉन्च किया है जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप था। इट हैज हैपेंड एंड द फैग एंड ऑफ द ईयर। अभी ये अक्टूबर में लॉन्च किया गया और लास्ट वीक में हम लोगों ने और 17 कमोडिटीज में इसको किया है जी। तो हम ये समझते हैं कि इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट रहेगा पार्टिसिपेशन पे। दूसरे जो इतने सारे स्टेप्स लिए गए हैं टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी, टॉप 10 क्लाइंट्स का डेटा दिया जाता है, वेयर हाउसिंग जो पोलिंग किया जाता है, पोलिंग पार्टिसिपेंट्स पे पूरा लिस्ट दिया जाता है,
वो पूरी जो है ट्रांसपेरेंसी जो मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस की गई है वो कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगी। वेयर हाउसिंग रिफॉर्म्स जो इतने बड़े पैमाने पर किए गए हैं दे विल शो इट्स इम्पैक्ट बिकॉज नाउ कॉर्पोरेट्स विल गेट इनटू द वेयर हाउसिंग स्पेस, वी विल सी मोर स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स, नॉट दैट इट हैज बीन बट जैसे रिफॉर्म्स आ गए हैं, मिनिमम नेटवर्थ का वगैरह क्राइटेरिया रखा गया है, सो वी विल सी that will bring in more stronger players into the sector, and warehousing is the backbone of agricultural futures as you would have seen. पूरा का पूरा जो है डिपॉजिट बेस्ड काम होता है, बहुत अच्छी तरह से प्राइस डिस्कवरी होती है और लास्ट में एक कन्वर्जेंस होता है स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच में, तो वेयरहाउसिंग का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। So we feel all these changes which we have seen in the year 2014 will show its true impact in 2015 और बहुत बड़ा ग्रोथ देखना बाकी है 2015 में। ओके नवीन जी, एक आखिरी सवाल आपसे, ये बताइए कि एक ब्रोकर की सहूलियत के लिए वे कौन सी बातें हैं जिन पे ध्यान रखना चाहिए, आपकी विश लिस्ट क्या है? हेमंत, हमारा मानना यह है कि लीगल और कंप्लायंस जो मैटर्स हैं वो चलेंगे, उनकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ रही है मार्केट में इंटरमीडिएरीज की, कंप्लायंस हैज बिकम स्ट्रिक्टर, हेंस द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स हैव इंक्रीज्ड। द रिक्वेस्ट वुड बी दैट वी must go in for stronger regulation and compliance, but at the same time we must also look into that wherever possible can we do and get away with certain things which are rudimentary or which are not required. All said and done, we are in for the strong regulation. Warehousing की बात करें, incentivize करना चाहें corporates को for participation in these markets through hedging would be a better. I think 2015 should see warehousing and incentivization for the corporates to participate in a big way on the futures or the forward market on the exchanges as launched recently. चलिए, बेशक कमोडिटी मार्केट में रिफॉर्म की दिशा में काम हुआ है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, तो ये कम भी नहीं है। भरोसा बढ़ाने के लिए अगला साल रह सकता है चुनौती भरा। इस खास पेशकश में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने समय निकाला और आज इस खास चर्चा में पार्टिसिपेट किया। चलिए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।